हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा तक में आप सभी का स्वागत है। आज की इस एक और इम्पोर्टेंट क्लास में बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जिसका आज का जो पार्ट नंबर है वो है 4, यानी कि इससे पहले इसके 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिन्हें आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरू से लास्ट तक पूरी क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और आज की क्लास को अगर आप लोग एंजॉय करते हैं तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करिएगा। आपको कुछ ना कुछ इस क्लास को करना है। ठीक है, अब बात करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका ये रहा। पहले प्रश्न में पूछा गया है, त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है। आपको बताना है कि त्रिवेद में किस वेद को मान्यता नहीं दी गई है। ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऑप्शन 4 रखे गए हैं, आपको राइट ऑप्शन देखना है। अगर आपसे त्रिवेद की बात की जाए तो उसमें ऋग्वेद को भी शामिल किया गया है, सामवेद को भी शामिल किया गया है और यजुर्वेद को भी शामिल किया गया है, बट अर्थवेद को त्रिवेद में शामिल नहीं किया गया है। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं वेदों से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय संस्कृति में टोटल कितने वेद पाए जाते हैं तो याद रखिएगा 4। अगर आपसे पूछ ले कि वेदांगों की संख्या कितनी है तो वो है 6 और वेद हैं 4। वेदों से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट निकल कर आते हैं, जैसे कि आपसे अगर पूछ ले कि भारतीय संस्कृति में सबसे जो पुराना वेद है वो कौन सा है तो याद रखिएगा वो है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। अगर आपसे पूछ ले कि संगीत कला का जो संकलन है वो किस वेद में पाया जाता है तो वो सामवेद में पाया जाता है, संगीत कला का संकलन। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछ ले कि जादू टोना और तंत्र मंत्र विद्या जो पाई गई है वो किस वेद में पाई जाती है तो वो अथर्ववेद में पाई गई है, जादू टोना और तंत्र मंत्र विद्या। यजुर्वेद से एक पॉइंट निकल कर आता है। अगर आपसे पूछ ले कि गद्य और पद्य दोनों में किस वेद को लिखा गया है तो वो यजुर्वेद को लिखा गया है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। क्या पूछा जा रहा है? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। वैसे तो महात्मा गांधी को सबसे पहले जो उपाधि देने का कार्य किया गया था वो किया गया था स्वामी श्रद्धानंद। किसके द्वारा? स्वामी श्रद्धानंद। बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसको एनसीईआरटी पुस्तकों में इसको मान्यता नहीं दी गई है। एनसीईआरटी की जो आपकी बुक्स हैं उसमें रविंद्रनाथ टैगोर को मान्यता दी गई है। तो आपके अगर एग्जाम में आता है तो आप रविंद्रनाथ टैगोर को मार्क करिएगा, आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, केवला देवी घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है केवला देवी घाना पक्षी जो अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है। असम में स्थित है या फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर आपके त्रिपुरा में। जब आती है केवला देवी घाना पक्षी अभ्यारण्य की तो यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है ये। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अच्छा, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, धानु यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्या पूछा गया है? जो धानु यात्रा महोत्सव मनाया जाता है वो किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में या फिर असम में, उड़ीसा में या फिर मिजोरम में। तो धानु यात्रा महोत्सव जो मनाया जाता है यह उड़ीसा के बारगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा के बारगढ़ में विशेष रूप से मनाया जाता है। धानु यात्रा से एक पॉइंट निकल कर आता है। इसमें पूछा जाता है कि धानु यात्रा जो महोत्सव किया जाता है वो किस भगवान को समर्पित है? तो याद रखिएगा वो श्री कृष्ण और जो कंस थे मामा, उनके बीच में युद्ध दिखाया जाता है धानु यात्रा महोत्सव में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए अच्छा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है, कांधारिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात में। तो कांधारिया महादेव का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है।
कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, क्लास पसंद कर रहे हैं आप सभी लोग, तो क्लास को सबसे पहले लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, और लाइक सभी को करना है, इतना ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। क्या पूछा जा रहा है? किस कांग्रेस अधिवेशन में नरम और गरम दल एक हुए थे? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें नरम दल और गरम दल आपस में विलय हुए थे या फिर आपस में एक हुए थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। पहले तो हम बात करेंगे नरम दल और गरम दल अलग कब हुए। ठीक है, बाद में हम बात करेंगे कि ये एक कब हुए। तो नरम दल और गरम दल जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, इस अधिवेशन में ये अलग हुए थे, नरम दल और गरम दल। उसके बाद जब आपका 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें ये एक हुए, नरम दल और गरम दल। अगर पूछ ले कि किसकी अध्यक्षता में ये एक हुए थे, तो लखनऊ का अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, और यहीं पर नरम दल और गरम दल एक हुए थे। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है लाहौर, इंपॉर्टेंट है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। अगर पूछ ले कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और यही ऐसा अधिवेशन था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी वो किस अधिवेशन में की गई थी, तो याद रखिएगा 1929 के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है बेलगांव। तो बेलगांव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह 1924 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ अधिवेशन में जो नरम दल और गरम दल अलग हुए थे आपस में, वो एक हो गई थी। चलिए, अच्छा, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो अगर आपसे पूछ ले आगा खां कप, तो यह हॉकी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 में पूछा जा रहा है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? क्या बताना है? जो गोबी जो मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है? चीन, या फिर मंगोलिया में, तिब्बत में, या फिर हांगकांग में? तो अगर आपसे गोबी मरुस्थल की बात कर ले तो यह मंगोलिया में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? आपको बताना है कि भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर था उसका नाम क्या था। तो भारत के द्वारा जो प्रथम परमाणु रिएक्टर छोड़ा गया था वो छोड़ा गया था 4 अगस्त 1956 को। पहले तो आप डेट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछ लेगा कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कब छोड़ा गया था, तो 4 अगस्त 1956 को छोड़ा गया था। अब अगर आपसे पूछ ले कि उसका नाम क्या था, तो उसका नाम अप्सरा रखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। फिर अगर आपसे पूछ ले कि यह छोड़ा कहाँ से गया था, तो यह छोड़ा गया था भाभा जो परमाणु एजेंसी है ट्राम्बे, यानी कि मुंबई में, वहाँ से ये छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ स्पुतनिक। तो स्पुतनिक जो था वह किसी भी देश के द्वारा छोड़ा गया पहला परमाणु रिएक्टर था, जो कि रूस के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला अप्सरा हो जाएगा। अगर पूछ ले किसी भी देश के द्वारा कौन सा छोड़ा गया, तो वो स्पुतनिक हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 में पूछा जा रहा है भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला शासिका, तो वो हो जाएंगी रजिया सुल्तान। कौन हो जाएंगी? रजिया सुल्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है अन्ना जार्ज। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रथम महिला IAS अधिकारी थी। कौन थी?
प्रथम महिला IAS अधिकारी थी। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी, तो वो थी किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी, जो कि वर्तमान में पुडुचेरी की उपराज्यपाल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो यह उड़ीसा के कटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के कटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 में पूछा जा रहा है, शेर शाह सूरी का मकबरा किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा जा रहा है कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा बनाया गया है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट रखा हुआ है नई दिल्ली, महाराष्ट्र में, या फिर आपके गुजरात में, या फिर बिहार में। तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो बनाया गया है वो बिहार के सासाराम में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? बिहार के सासाराम में, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया भारत में पहला सत्याग्रह था। क्या पूछा जा रहा है? यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो भारत में चलाया गया पहला सत्याग्रह था वो कौन था? आपको ऑप्शन में से बताना है। असहयोग आंदोलन था, या फिर चंपारण आंदोलन था, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन था, या फिर स्वदेशी मूवमेंट था, यानी कि स्वदेशी आंदोलन था। तो महात्मा गांधी जी 1915 में भारत आए थे। कब आए थे? 1915 में भारत आए थे, और उसके बाद से इन्होंने बिहार में चंपारण आंदोलन चलाया था, क्योंकि चंपारण आंदोलन 1917 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1917 में। अगर पूछ ले किसके लिए चलाया गया था, तो यह नील की खेती के लिए चलाया गया था। बिहार में चलाया गया था, नील की खेती के लिए चलाया गया था, और 1917 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है असहयोग आंदोलन, तो यह चलाया गया था 1920 में। कब चलाया गया था? 1920 में चलाया गया था, और यही जो आंदोलन था, चौरी चौरा घटना के बाद इसको स्थगित कर दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, तो यह 1942 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1942 में। ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ स्वदेशी आंदोलन, तो यह चलाया गया था 1905 में। 1905 में इसलिए चलाया गया था क्योंकि 1905 में जो बंगाल था उसका विभाजन कर दिया गया था 1905 में, और उसी के तहत स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर दें, आज आपको लाइक करना ही करना है। 14 नंबर में पूछा गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि फोर्ट विलियम जो कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है। गुजरात में है, या फिर उत्तराखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, या फिर उड़ीसा राज्य में है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज अगर पूछ ले तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। एक पॉइंट और बनता है, आपसे पूछ लेता है कि यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है कि लोधी वंश की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। सिकंदर लोधी के द्वारा, या फिर बहलोल लोधी के द्वारा, इब्राहिम लोधी के द्वारा, या फिर मोहम्मद लोधी के द्वारा। तो लोधी वंश की स्थापना की गई थी इब्राहिम लोधी के द्वारा। किसके द्वारा? इब्राहिम लोधी के द्वारा। अगर आपसे डेट पूछ ले तो याद रखिएगा 1451 में इसकी स्थापना की गई थी लोधी वंश की, वो भी बहलोल लोधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि यह लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। लोधी वंश से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं, उनको भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन था, क्या पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन था, तो वह था लोधी वंश। क्योंकि लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उसको 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा मार दिया गया, और उसके बाद जो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और लोधी वंश का अंत हो गया तथा दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया यहीं से।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पहले तो स्टार कर लीजिएगा। क्या पूछा गया है? धन्वंतरी पुरस्कार विज्ञान से संबंधित है, या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, या फिर खेल के क्षेत्र में। तो अगर आपसे पूछ ले कि धन्वंतरी अवार्ड, तो यह चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है। क्या पूछा जा रहा है? मधुबनी किस राज्य की चित्रकला है? आपको बताना है कि मधुबनी जो चित्रकला है वो किस राज्य की है। बिहार की है, या फिर उड़ीसा की है, या फिर महाराष्ट्र की है, या फिर उत्तर प्रदेश की है। तो अगर आपसे पूछ ले मधुबनी चित्रकला, तो यह है बिहार की। किसकी है? बिहार की मशहूर पेंटिंग है मधुबनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है उड़ीसा, तो उड़ीसा की भी पेंटिंग आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि पट्टचित्र जो पेंटिंग है वो किस राज्य की है, तो वो है उड़ीसा की। महाराष्ट्र की अगर पेंटिंग आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा वो है वारली पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग है? वारली। ठीक है, वारली पेंटिंग महाराष्ट्र की है, पट्टचित्र उड़ीसा की है, और मधुबनी पेंटिंग बिहार की है। ठीक है, याद रखिएगा, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 में पूछा जा रहा है राजघाट किसकी समाधि स्थल है। आपको बताना है राजघाट जो समाधि स्थल है वो किसका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का, या फिर महात्मा गांधी का, लाल बहादुर शास्त्री का, या फिर राजेंद्र प्रसाद का। तो अगर आपसे पूछ ले राजघाट, तो यह महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनका भी समाधि स्थल आप याद रखिएगा। इनका जो समाधि स्थल है वो राष्ट्रघाट, इनका है राजघाट, और वल्लभ भाई पटेल का है राष्ट्रघाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री, तो इनका जो समाधि स्थल है वो है विजय घाट। क्या है? विजय घाट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद लिखा हुआ है, तो इनसे एक पॉइंट याद रख सकते हैं, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या पूछा गया है? स्थायी बंदोबस्त की नीति किस गवर्नर के द्वारा लाई गई। क्या कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त की जो नीति थी वो किसके द्वारा लाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो स्थायी बंदोबस्त की नीति जो भारत में आई थी 1793 ईस्वी में, वो लाई गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आपको डेट भी याद रखना है कि 1793 में आई थी, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त की नीति लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है लॉर्ड डलहौजी, तो इनसे आप याद रखिएगा, इन्होंने राज्य हड़प नीति लागू की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और इन्हीं के शासनकाल में पहली बार 1853 में रेलगाड़ी चलाई गई थी भारत में, मुंबई से ठाणे के बीच में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 20 में पूछा जा रहा है मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है। आपको बताना है कि मोसाद जो एजेंसी है वो किस देश की खुफिया एजेंसी है। जापान की है, या फिर रूस की है, अमेरिका की है, या फिर ऑस्ट्रेलिया की है। तो इसमें जो ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें आप एक ऑप्शन बढ़ा लीजिएगा, वो इजराइल। ठीक है, तो मोसाद जो खुफिया एजेंसी है वो इजराइल की है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको मैंने मेंशन नहीं किया था, यहाँ पर इजराइल कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है अजंता गुफाएं किस शासकों द्वारा बनवाई गई थीं। बौद्ध शासकों द्वारा, गुप्त शासकों द्वारा, चंदेल शासकों द्वारा, या फिर राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। तो अजंता गुफाएं जो बनवाई गई थी वो गुप्त शासकों के द्वारा बनवाई गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो अजंता जो गुफाएं हैं वो स्थित कहाँ पर हैं, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ ले कहाँ पर स्थित हैं, तो यह महाराष्ट्र में स्थित हैं, और गुप्त शासकों के द्वारा बनवाई गई थी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। पूछा जा रहा है प्रिंसिपिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। आपको बताना है कि प्रिंसिपिया जो पुस्तक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई। आर्किमिडीज के द्वारा, या फिर न्यूटन के द्वारा, या फिर गैलीलियो के द्वारा, या फिर हेनरी के द्वारा।
तो प्रिंसिपिया जो पुस्तक लिखी गई है वो न्यूटन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। अगर आपसे पूछ ले कि गति विषयक जो नियम लिखे गए हैं न्यूटन के द्वारा वो किस पुस्तक में लिखे गए हैं, तो वो इसी पुस्तक में मिलते हैं, प्रिंसिपिया पुस्तक में। चलिए भाई बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले है प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है तोता ए हिंद की उपाधि किसको मिली हुई थी। क्या पूछा गया है? तोता ए हिंद की उपाधि किसको मिली हुई थी? तानसेन को, फिरदौसी को, या फिर बीरबल को, या फिर अमीर खुसरो को। तो तोता ए हिंद की जो उपाधि दी गई थी वो अमीर खुसरो को दी गई थी। किसको दी गई थी? अमीर खुसरो को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है तानसेन, तो इनसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, निकल कर आता है, आपसे पूछ लेगा कि जो ध्रुपद शैली के जो गायक हैं वो कौन है, तो वो तानसेन है। ठीक है, वो कौन है? तानसेन है। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन बनाया गया था उसकी स्थापना कब की गई थी। 1920 में, 1919 में, या फिर 1925 में, या फिर 1945 में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में की गई थी। कब की गई थी? 1919 में। अगर इसका मुख्यालय आपसे पूछ ले तो वो हो जाएगा जेनेवा में। कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं अपूर्वा चंद्रा। कौन है? अपूर्वा चंद्रा। क्योंकि यह भारतीय हैं और यह 35 साल बाद किसी भी भारतीय को ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में अपूर्वा चंद्रा है। एक पॉइंट आप और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो वो 1 मई को मनाया जाता है। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा जा रहा है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय खेल दिवस तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए भाई आज का जो आपका ये रहा, आज का जो सेशन था वो कंप्लीट हुआ। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, आपको बताना है कि ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है। जापान, इजराइल, रूस और चीन, 4 ऑप्शन रखे हैं। आपको राइट ऑप्शन चुनकर कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है। जवाब सभी लोगों को देना है। और आज की वीडियो आप सभी को लाइक करनी है। और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद। ठीक है।